करेंगे कि हम इसी गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से 14वीं लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी थे। तब इसी गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे श्री मनोज सिन्हा और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे श्री उमाशंकर कुशवाहा। और गाजीपुर की जनता ने फैसला दिया था श्री उमाशंकर कुशवाहा जी को बसपा के चुनाव चिन्ह पर 1,85,000 वोट मिला, श्री मनोज सिन्हा को कमल के फूल के चुनाव निशान पर 1,88,000 वोट मिला और अफजाल अंसारी को साइकिल के चुनाव निशान पर 4,17,000 वोट मिला। 2,27,000 मतों के अंतर से श्री मनोज सिन्हा को गाजीपुर में ही मैंने चुनाव हराया था। तो मैं समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट था। पिछला जो 2019 का चुनाव हुआ है, आपको ये भी पता है कि 2019 के चुनाव में सिंबल बहुजन समाज पार्टी का था, लेकिन गठबंधन का मैं कैंडिडेट था। समाजवादी पार्टी ने भी मुझे समर्थन दिया था गठबंधन के कैंडिडेट के हैसियत से। तो आज जो परिवेश है, आज इस परिवेश में भारतीय जनता पार्टी उसने षड्यंत्र किया है कि किसी भी तरह से बहुजन समाज पार्टी को खत्म किया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए। और रणनीति के तहत उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की, वो लड़के भाजपा को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं जिससे बसपा कमज़ोर हो जाए, समाप्त हो जाए। उनका ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए उन्होंने ऐसे हालात 2014 में पैदा किए जब बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दी और लड़ भी गई। और पूरे देश में लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया 2014 में, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी के खाते में 0 सीट थी। भाजपा की ये रणनीति है कि बीएसपी कमज़ोर हो, क्योंकि वो उसकी नीतियों से, कार्यक्रमों से, प्रोग्राम से और जो भारत के संविधान के प्रति उसकी वचनबद्धता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार और पूरा करने का जो संकल्प है, उससे घबराती है। तो आपका कहने का मतलब है कि अपने रास्ते से भटक गई है बीएसपी सुप्रीमो। भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में कुछ हद तक सफल है, लेकिन उनके षड्यंत्रों का कभी कभी बसपा को जो उन्होंने धोखा दिया है, उसका जवाब भी मिलता रहा है। आप याद करेंगे तो एक परिस्थिति ऐसी आई थी जब लोकसभा में बसपा सुप्रीमो आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी का ही वो निर्णय था, जिसका परिणाम ये हुआ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को 13वें दिन अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री पद से ले जाके राष्ट्रपति को देना पड़ा था। तो ये षड्यंत्र लोग करते रहते हैं। उस षड्यंत्र की शिकार होकर के कभी पार्टी को नुकसान हो जाता है, तो कभी पार्टी की तरफ से भी उनको करारा जवाब दिया जाता है। देखिए, इस बार भी यही चल रहा है। ये लोग 2022 में सफल रहे, षड्यंत्र किए और ऐसे हालात पैदा किए कि बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़े, किसी से मिल जाएगी तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर हो जाएगी। तो कुछ लोग अंसारी सब कह रहे हैं कि इनको पता होगा कि बहुजन का गठबंधन सपा से नहीं होगा तो चुनाव मिस कर जाएंगे, इसके लिए सपा में आप चले गए। आप बात तो सुनिए, बात को काट के भाग रहे हैं। आपको दर्द हो रही है, हम समझ रहे हैं। ये गोदी मीडिया और आईपी सेल वाले बड़े परेशान हैं। ये रहस्य जैसे खुल रहा है वो घबरा जाते हैं। मैं ये बता रहा था कि विधानसभा का चुनाव जो 2022 में हुआ, उस समय बीजेपी की रणनीति सफल हो गई और बसपा उसको समझ नहीं सकी, अकेले दम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ गई अपने कैडर, अपने जनाधार के बल पर। लेकिन परिणाम जो आया वो बड़ा अच्छा नहीं था। मात्र
403 में मात्र 1 सीट बसपा जीत सकी। तो उससे सबक लिया जाएगा। 2019 में गठबंधन से चुनाव हुआ था तो 10 सीटें बसपा को मिल गई थी, सपा भी 5 सीट जीत ली थी। भाजपा का यही मंसूबा है कि अगर तीसरी बार सत्ता में आना है तो किसी भी कीमत पर ऐसे दलों को गठबंधन में एक साथ न इकट्ठा हों, इसका प्रबंध करना है। तो वो सीधे रूप से लड़ करके बसपा को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो वो ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि बसपा इस बार अकेले अपने दम पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। अभी 2022 में लड़के जब हम 403 सीटों में 1 सीट हासिल किए, तो अगर अकेले लड़ेंगे तो परिणाम तो उनको पता है, लेकिन भाजपा को फायदा मुनाफा हो जाएगा। अब भाजपा को रोकने वाली ताकतें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, ये संविधान को हटाना चाहती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो संविधान जो इस देश में मान्यता प्राप्त है, उस संविधान में सबके लिए अधिकार सुरक्षित है, तो वो उसको हटाना चाहते हैं। अब उनकी चालाकी है कि अलग थलग रखा जाए लोगों को। ये हटाने वाले एकजुट हो जाएंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। घबराहट का आलम यह है कि ज्योतिष शास्त्र को भी इन्होंने फेल कर दिया, कह दिया 400 सीटें अब की जीतेंगे। इन्होंने नारा दिया 400 पार, 400 पार का नारा है। 400 पार यानी 400 सीट के पार। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस नारे का असली मतलब यह है कि ये 400 सीटों पर हार। अच्छा। ये पार का मतलब कि हार। भाजपा अब की बार 400 सीटों पर हार, 543 में 400 सीटें ये हार रहे, तो उसको उल्टा बता रहे हैं 400 सीटों के पार। तो अंसारी साहब वो लोग 2019 में बोले थे कि हम लोग 300 पार, तो वो लोग 333 चले गए, तो ऐसे ही तो नहीं ना सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, वो 333 चले गए, आपकी यहाँ गिनती चली गई होगी। भारतीय जनता पार्टी 333 नहीं गई नहीं थी। तो वो पूरा गठबंधन वो लोग तो जीता था ना 300 से ऊपर। अकाली है उनके साथ आज, बताइए। उद्धव की शिवसेना है आज उनके साथ, कौन रह गया? नीतीश कुमार भी तो अलग हो चुके थे, दरवाजा भी बंद हो चुका था। अगर 400 की पार की भविष्यवाणी में दम था तो क्या वजह है कि जिसने कहा कि कटोरा लेके भीख मंगवा दूंगा, उसके सामने भी दंडवत हो गए। आप बात करें प्रकाश राज भाई, किसी की भी बात कर रहे हैं, किसी की भी बात करें, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग नाम लीजिए। मैं बात कर रहा हूं जिसके लिए दरवाजा बंद था, उसका नाम आप नहीं दोहरा रहे हैं। बताइए किसके लिए दरवाजा बंद था, बताइए, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं तो कटोरे की बात नहीं, तो फिर दरवाजा किसके लिए बंद था? तो आप ही बता दीजिए। आप क्यों नहीं बताते? दरवाजा बंद था किसके लिए? डीएनए टेस्ट किसका कराया जा रहा था? नीतीश कुमार का। और आधी सीट नीतीश के पास है, आधे एमएलए, उसके 2 गुना एमएलए लगभग भारतीय जनता पार्टी के पास है। और भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीत रही है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को क्या वजह है कि भाई आप आधी सीटें हो लेकिन ताज तुम्ही को पहनाएंगे? यही भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री ऊपर से नीचे तक सारे लोग कहते थे नर्क कर दिया इसने बिहार को। आप उस नर्क करने वाले को ताज पहना रहे हो। 400 सीटों वाले में दम होता तो आप किसको छोड़ा है बताइए? माझी को, कुशवाहा को, किसको? रामविलास पासवान के बेटे भी चाहिए और रामविलास पासवान का भाई भी चाहिए, वो जिसे आप अपना हनुमान कहते थे, आज वो क्या कर रहा बताइए? परेशान हैं आप। 400 का अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं को भगदड़ न हो जाए। आपकी नीतियां, कोई पार्टी का तो सामूहिक फैसला हो नहीं पा रहा है, मनमानी हो रही है। नितिन गडकरी किनारे लगाए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री थे, दूध की मक्खी की तरह अलग कर दिया। महारानी सिंधिया के साथ जो सलूक हुआ, आप बताइए।
उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, उसके साथ क्या हुआ? वो लोग बोलते हैं कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। अच्छा तो ना है तो गाजीपुर में अब ये सामने आ जाएगा, अभी देख लीजिएगा, फिर आके बतिया लीजिएगा। गाजीपुर में कैंडिडेट घोषित होने दीजिए, सिन्हा जी के बेटे को टिकट दिया जाए तो परिवारवाद तो होगा नहीं। पहले बताइए होगा कि नहीं होगा? नहीं, परिवारवाद आपके हिसाब से आप तो तय करेंगे। आपके हिसाब से नहीं होगा? ना, मैं भी मान सकता हूँ इस टाइम आपके हिसाब से, लेकिन मैं हमारे कहने का मतलब है अंसारी साहब कि वो लोग बोलते हैं कि जैसे हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी परिवार से नहीं आता है। समाजवादी हुआ, बहुजन हुआ, चाहे तृणमूल कांग्रेस हुआ, शिवसेना, वो लोग घर के लोग हैं। आप सुनिए, चाणक्य नीति व्यवस्था चलाने के लिए सबसे उत्तम नीति मानी गई है। इस देश के चालाक लोगों की व्यवस्था में भी चाणक्य नीति की चर्चा है। हम तो अपनी तरफ से सबसे उत्तम नीति, भारतीय संविधान में जो नीति है उसको मानते हैं, लेकिन जो लोग चाणक्य को अपनी नीति का सबसे बड़ा आधार मानते हैं, चाणक्य ने कहा है कि जिसके पास परिवार नहीं उसको देश चलाने को कभी मत दो, क्योंकि वो परिवार का दर्द ही नहीं जानेगा। तो अब देश की जनता को कुछ और साबित करना चाह रहे हैं। अब देश की जनता आपका समझते हैं, भाजपा के लोग जनादेश और जनाधार का सम्मान करते हैं। आप चले जाइए किसी बस्ती में, किसी गरीब की बस्ती में जाइए, एक स्वर से सब चिल्ला रहा कि भैया ईवीएम मशीन बेईमानी हो रही, इसे हटा दिया जाए, बैलेट पेपर पे चुनाव करा दिया जाए। तो अभी तो अंसारी साहब उसी ईवीएम से जीते हैं ना। अब बात तो सुनने नहीं, उसी ईवीएम से जीते हैं और हारे की बात नहीं, लेकिन हम सहमत हैं कि हटा दिया जाए। आप हारे हैं तो क्यों नहीं सहमत हैं हटा दिया जाए? क्या दर्द है? जिसने ईवीएम बनाया वहां तो नहीं हो रहा ईवीएम से चुनाव, हो रहा है अमेरिका में, हो रहा है इंग्लैंड में, हो रहा जापान में। हम जीत गए थे ईवीएम से, बेईमानी किए थे। आप हार गए थे बेईमानी से, तो आप क्यों नहीं बैलेट पेपर से आते? क्यों नहीं आते? इसलिए कि आपका नियंत्रण है और आप बेईमानी करते हैं, कराते हैं, और आपके जैसे जो उनके गोदी मीडिया से लोग हैं वही लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि जाइए जाकर के प्रोपेगेंडा करिए। चलिए ठीक है, कम से कम आप प्रमाण तो दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, मीडिया के ऊपर डंका के चोट पे दे रहे हैं, भारत की जनता दे रही। जितना ईवीएम मशीन पर संदेह है उससे ज्यादा गोदी मीडिया पर भारतीय जनता को संदेह हो चुका है। आखिरी सवाल हमारा अंसारी साहब की, अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपका कौन सा कार्य बाकी है जो अगले टर्म में पूरा करेंगे गाजीपुर में? अगर गाजीपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मेरा मंसूबा है कि गाजीपुर में जो हमारे खेल में दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ी हैं, जो प्रतिभाएं हैं जिन्हें विकसित होने का अवसर नहीं मिल पा रहा, एक से एक राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले लोग हैं यहाँ। वॉलीबॉल के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में, दूसरे तमाम एथलीट्स के क्षेत्र में ये नौजवान देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारी चली तो हमारा एक सपना है कि मैं गाजीपुर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज लाऊंगा। मेरा सपना है गाजीपुर में कुछ मत दो, लेकिन हमें शिक्षा का साधन दे दो। 350 से अधिक डिग्री कॉलेज है, आज तक विश्वविद्यालय नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री से मिल के बात भी किया, एक्सप्लेन भी किया, कहे भूमि का प्रबंध कैसे होगा। मैंने उन्हें भूमि बता दी कि फिरोजपुर, गौसपुर, कठौत के मौजे में 92 बीघा जमीन हवाई पट्टी अंग्रेजों ने बनाई थी, वो उसी तरह से पड़ी हुई है। उस 92 बीघा जमीन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, वो भारत सरकार की ही संपत्ति है और भारत सरकार वहां पर एक यूनिवर्सिटी खोल दे। अफसोस से ये काम नहीं हो सका। अगर मुझे मौका मिला तो मैं प्रयास करूंगा कि गाजीपुर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करूं।
एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो उच्च शिक्षा के लिए गाजीपुर के जो आम परिवार से संबंधित लोग हैं, छात्र हैं, गार्जियन हैं, वो अपने बच्चे को यहीं पढ़ा लेंगे और शिक्षा के माध्यम से इस प्रतियोगिता के युग में नौजवान अपने भविष्य का रास्ता बना लेगा। मेरा सपना है कि गाजीपुर में जो गंगा नदी पर ये अभी रेल कम रोड ब्रिज बन रहा है, ये रेल कम रोड ब्रिज स्वागत योग्य है। गाजीपुर की तरक्की के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसी के बगल में अब्दुल हमीद सेतु जो पहले से बना हुआ था उसे पूरी तरह डैमेज कर दिया गया है। उस पर आज हैवी वाहन नहीं चल सकते। जो गंगा नदी पर ही धरमरपुर और जमानिया के बीच में ब्रिज बना हुआ है, वो बन जाने के बाद भी आज चालू हालत में नहीं है, जिससे आवागमन में आम लोगों को बड़ी कठिनाई है। एक ब्रिज बनाइए, 2 ब्रिज को रोक दीजिए, भट्टा बैठा दीजिए, तो मेरा चलेगा तो ये दोनों ब्रिजों को फिर से इस लायक बनाने का प्रयास किया जाएगा कि वो ब्रिज फिर से आवागमन के लिए खुले चले। यहाँ बड़ौरा सूती कताई मिल है जो बंद कर दी गई और बेचे जाने की चर्चाएं आज आए दिन चल रही हैं, उसे फिर से चलाने पर विचार होगा। यहाँ पे गन्ना मिल एक थी, नंदगंज की गन्ना मिल बंद पड़ी है, नंदगंज की गन्ना मिल को फिर से चालू करने की आवश्यकता है, उस दिशा में कार्य किया जाएगा। बहुत से काम हैं